अप्रैल की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, जो कि है व्हाट इज क्रिस्टल मेज 2 रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज। हाल ही में खबरों में उल्लेखित क्रिस्टल मेज 2 क्या है? मीटियोर, मिनरल, बैलिस्टिक मिसाइल या सैटेलाइट? इसका सही उत्तर है बैलिस्टिक मिसाइल। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली इसका ट्रायल किया है, जो कि इजरायली बेस्ड ओरिजिन सैटेलाइट है। कैसी है? इजरायली बेस्ड है, ध्यान रखना, इजरायली बेस्ड। इंडियन फोर्स ने इसका सक्सेसफुली जो परीक्षण किया है, उसके साथ साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट इंडियन सैटेलाइट्स हैं, उनके टाइप्स हैं और रेंजेस हैं। जैसे कि पहला है अस्त्र, जो कि एयर टू एयर मिसाइल है। इसका रेंज क्या है? 60 से 80 किलोमीटर। K-10, जिसकी एयर टू एयर मतलब एयर टू एयर, ये ध्यान रखना, 300 किलोमीटर मतलब हवा से हवा में क्षमता मारने की इसकी होती है, एयर टू एयर कहते हैं। सरफेस टू एयर मतलब सरफेस अर्थ है, यहाँ एयर, यहाँ से क्षमता मारने की, इसे कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हेलेना, ये हेलीकॉप्टर है जो कि लॉन्च्ड नाक के जरिए होता है। नाक भी एक तरह का हमारा मिसाइल है, ठीक है, जो कि एंटी टैंक मिसाइल है, जिसकी 7 से 8 किलोमीटर क्षमता होती है। अच्छा, एंटी टैंक मिसाइल क्या होता है? एंटी मतलब विरुद्ध, जैसे यहाँ टैंक आ रहा है, इसको खत्म करने के लिए मिसाइल मारी जाती है ताकि ये टैंक तबाह हो सके। निर्भय, ये सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। अच्छा, सोनिक सब सोनिक क्या होता है? सोनिक मतलब जो भी साउंड ऑफ स्पीड, स्पीड की साउंड से, स्पीड जिसकी बराबर हो इसके साउंड के, उसके उसे कहते हैं सब सोनिक। जिसकी थोड़ी कम हो उसे बोलते हैं सब सोनिक। हाइपरसोनिक जिसकी ज्यादा हो साउंड की आवाज से, ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली कुछ चीजें हैं। तो अगला है हमारा ब्रह्मोस। ब्रह्मोस क्या है? क्रूज मिसाइल है, ध्यान रखना, फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल पूरे वर्ल्ड की, जिसको हमने रशिया के साथ मिलकर बनाया था, ये आपको ध्यान रखना है। जिसकी क्षमता है 290 किलोमीटर की। पृथ्वी, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स ऑफ दिस। तो डिफेंस मिसाइल है, कैसी है? इको एटमॉस्फेरिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, 120 की एटीट्यूड फिर इसको गिराया जा सकता है। दूसरा है आकाश, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है, 30 से 35 किलोमीटर की इसकी रेंज है। बराक, ये हमने इजराइल से ही ये भी लिया था, ध्यान रखना। बराक ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, 100 किलोमीटर। अग्नि 1, अग्नि 2 और त्रिशूल के बारे में देखिए, सरफेस टू एयर मिसाइल है। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 और अग्नि 4, ये इनके जो पैरामीटर्स हैं ये सब एक ही जैसी हैं, बट इनका क्या है, थोड़ा सा चेंज जाता है इनकी किलोमीटर मार करने की क्षमता, और इसी क्षमता के आधार पर इनका डिवीजन किया जाता है कि कितने इनके हैं, जैसे मीडियम रेंज, इंटरकॉन्टिनेंटल, इंटरमीडिएट रेंज, तो ये सब इसी पे डिपेंड करता है। जैसे अग्नि 1 का ले ले तो सरफेस टू सरफेस है, जिसकी 700 से 1250 किलोमीटर मारने की क्षमता है। अग्नि 2 की है 2300। अग्नि 3 इसमें मिसिंग है, मैं बताता हूँ। अग्नि 3 है 3 से 4000 और अग्नि 4 4000 से 5000। बस इतना ध्यान रखना। अब देखो, अग्नि 5 आ गई, 5 से 8, अग्नि 6 8 से 12, तो आपको याद आ जाएगा, बहुत आसान है। बस इतना ध्यान रखना, इसमें कई बार पूछ ले इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल कौन सी है? जो भी 5000 के ऊपर इंटरकॉन्टिनेंटल होती है, ये ध्यान रखना। इंटरकॉन्टिनेंटल जैसे हमारा भारत, ये एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, यहाँ अफ्रीका का सपोज करो कोई देश है, या फिर यहाँ आपका यूरोप का कोई देश है, ध्यान रखो, जो हमारे 12000 किलोमीटर की रेंज में होगा, उन सबको तबाह करने की क्षमता रखता है। पृथ्वी 1 सरफेस टू सरफेस है, पृथ्वी से पृथ्वी, ऐसे जैसे सरफेस है पृथ्वी का, यहाँ सरफेस, यहाँ से यहाँ मारने की क्षमता इनकी है। पृथ्वी 2 350 किलोमीटर, पृथ्वी 3 350 किलोमीटर टू 500 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। अभी वो हाल ही फिलहाल में वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक चल रहा है, तो इसका ये बताइए कि विषय क्या है, कि ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल, जिसे कहते हैं थीम। थीम क्या है? या वैक्सीन फॉर ऑल, या वैक्सीन टू क्योर, या लॉन्जिविटी पॉसिबल। तो इसका जो सही उत्तर हो ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। इसी के साथ जाते जाते हम ये देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंटरनेशनल बॉडी है, जो कि पूरे वर्ल्ड में हेल्थ को मॉनिटर करती है, और हेल्थ में आने वाले जैसे
अभी कोरोना आया था, कोरोना महामारी के टाइम ये पूरे वर्ल्ड को मॉनिटर कर रहे थे और बचने के उपाय बता रहे थे, वैक्सीन को अप्रूवल दे रहे थे कि हाँ ये वैक्सीन ठीक है ना। तो बहुत ही बड़ी संस्था है जो पूरे विश्व के लिए हेल्थ के लिए काम करती है। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और एस्टेब्लिश हुआ था 1948 में। ये चीज़ें प्लीज़ अच्छे से याद रखिएगा, दिमाग में एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है। साथ साथ चलते चलते कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीन हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि अभी देखिए पोलियो वैक्सीन, इसको कब कब दिया जाता है, जो बच्चों को पोलियो ना हो, क्योंकि बहुत ही इसमें क्या होता है कि बच्चे का कोई भी अंग अच्छे से काम नहीं करता, उसको पोलियो मार जाता है, चाहे हाथ हो चाहे पैर हो, टेढ़ा हो गया कुछ हो गया तो उसमें तो पहले या दूसरे महीने, चौथे महीने, छठे महीने और चौथे या छठे साल तब दिया जाता है। हेपेटाइटिस बी 19 से 59, 60 साल के ऊपर के लोगों को ये मना होता है टीका। टेटनस, डिप्थेरिया और पार्टुसिस जिसे टीडैप भी बोलते हैं, ये 11 से 12 वर्ष के बीच में लगाया जाता है। फ्लू इन्फ्लुएंजा, एवरीबॉडी 6 मंथ्स ऑन द एज ऑफ ओल्डर शुड गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट फ्लू एवरीवेयर। हर साल कहा जाता है कि जो लोग 6 महीने और उससे ज़्यादा कि उनको हर साल ये वैक्सीन लेनी चाहिए फ्लू की। आप देखोगे कितने बार चलता है कि फ्लू लोगों को हो जाता है, आंख किसी की मोटी हो जाती है कुछ, तो ये सब इसी से होता है, इन्फ्लुएंजा से। खैर नेक्स्ट वैक्सीन है बहुत इंपॉर्टेंट बीसीजी, जो कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए दिया जाता है। बीसीजी तपेदिक टीबी के लिए आवश्यक है। ये 5 तरह की वैक्सीन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 5 तरह की मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो लोगों को लेनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड मलेरिया डे इज ऑब्जर्व्ड। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल या 25 अप्रैल? 22 अप्रैल को हमने हाल ही फिलहाल में क्या मनाया है? अर्थ डे, ध्यान रखना। 23 अप्रैल को ऐसा खास मुझे कुछ याद नहीं, अगर आपको है कुछ तो कमेंट बॉक्स में डील लिए। 24 अप्रैल को हमने पंचायती दिवस मनाया है, याद है आपको? पंचायती दिवस 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, याद करिए, आपको शायद याद होगा, जिसमें अशोक राय मेहता कमेटी, एलएम सिंघवी कमेटी, है ना, अशोक राय मेहता, एलएम सिंघवी, ये सब कमेटी थी जिनके अंदर ये आया था। बलवंत राय, याद करिए। 25 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? ये रह गया है और यही आपका उत्तर है, मलेरिया डे। खैर मलेरिया होता क्यों है? मलेरिया का मेन कारण है होने का एनोफिल्स मस्कीटो, जो कि प्लाज्मोडियम कैरी करता है अपने साथ, इसी की वजह से आपको मलेरिया होता है। और डेंगू का मेन कारण क्या है? एडीस एजिप्टी मॉस्किटो। ये दोनों ही मॉस्किटो के वैरायटीज हैं जिनके काटने से ये दोनों बीमारियां होती है और दोनों के सिम्टम्स खासकर सेम है, आप देखोगे तो। इसीलिए टेस्ट कराने के बाद ही पता चलता है कि दवा कौन सी देनी है। अगला क्वेश्चन है हु हैज रिटन द बुक हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा। गोवा के, ये थोड़ा सा गलत हो गया प्लीज, गोवा के द्वीपीय समूह पुस्तक किसने लिखी है? दीपक सुराना, गौर गोपाल दास, पीएस श्रीधरन पिल्लई या डी मनोरंजन वाजपेयी? इसका सही उत्तर है पीएस श्रीधरन पिल्लई, इन्होंने यह पुस्तक लिखी है। यह है पीएस श्रीधरन पिल्लई जो इस टाइम गोवा के गवर्नर भी हैं, गोवा के गवर्नर हैं। इससे पहले ये मिजोरम के भी गवर्नर रह चुके हैं। और ये चीज ध्यान देने वाली है बड़ी अच्छी कि इन्होंने गवर्नर के रहते हुए सिर्फ ये नहीं कि गवर्नर की कुर्सी पे बैठ के इन्होंने इस पद का सिर्फ उपयोग या दुरुपयोग किया, बल्कि इन्होंने गोवा को अच्छे से पहचाना भी और गोवा के कल्चर, ट्रेडिशन और वहाँ की टूरिज्म को अच्छे से समझ के इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, जो कि बहुत नाइसली लिखी है। प्लीज इसको देखिएगा जरूर, मैंने सॉफ्ट कॉपी मैंने इसकी देखी हुई है। वही कुछ इंपॉर्टेंट और भी बुक्स हैं जो कि मेरी दृष्टिकोण से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे द कारगिल स्टोरी दीपक सुराना ने लिखी है, एनर्जाइज योर माइंड गौर गोपाल दास ने लिखी है, बिपिन द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म रचना बिष्ट ने लिखी है, द बैंडेड क्वीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिणी श्रॉफ ने लिखी है, और नाला दमयवंती ये आनंद नीलाकंतन ने लिखी है। वहीं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक अनवील्ड रिसेंटली। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी, ध्यान रखना जलवायु घड़ी का निर्माण कहाँ किया गया है?
बेंगलोर, चंडीगढ़, दिल्ली या कोलकाता? इसका अनावरण दिल्ली में किया गया है, क्योंकि CSIR का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो दिल्ली में ही स्थित है। वो दिल्ली में स्थित है, यहाँ पे इसका अनावरण किया गया है। ये देखिए, ये है वर्ल्ड दिल्ली की, हमारे इंडिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक, जिसका अनावरण दिल्ली में किया गया है। तो CSIR फाउंडेड कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1942 में, ये ध्यान रख लेगा। और ये किसके अंदर काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडोनेशिया? हाल ही में इंडोनेशिया में नए संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रुचिता कंबोज, गीता सब्रवाल, स्मिता सब्रवाल या साक्षी मलिक? रुचिता कंबोज के बारे में जानते हैं, ये UN रिप्रेजेंटेटिव टू इंडिया है, इंडिया की तरफ से UN को रिप्रेजेंट करती हैं। गीता सब्रवाल, ये आपका सही उत्तर है। गीता सब्रवाल को अभी रिसेंटली इस पद पे नियुक्त किया गया है। स्मिता सब्रवाल सबसे यंगेस्ट, वन ऑफ द यंगेस्ट सेक्रेटरी हैं CM ऑफिस में, ये ध्यान रखें। साक्षी मलिक, ये रेसलर हैं, इंडिया के लिए ओलंपिक्स ले आ चुकी हैं मेडल, आई थिंक सिल्वर मेडल था। ये रही गीता सब्रवाल, जिनको अभी इस पद पे नियुक्त किया गया है UN द्वारा। अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, एक चीज थोड़ा ध्यान देने वाली है, यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, ये आपको ध्यान देना है। और UN का आप मुझे बताइए, UN का हेडक्वार्टर कहाँ है? दूसरा, एंटोनियो गुटेरेस से पहले इसके सेक्रेटरी जनरल कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री स्पेंडिंग? सैन्य खर्च के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? पहले पे हमेशा की तरह USA, दूसरे का आप बताएंगे आंसर, तीसरे का रशिया, चौथा बचा ये है इंडिया। खैर, दूसरे का आंसर भी आप यहीं पे ले लीजिए, चाइना, जो कि कॉम्पिटिटर है USA का, ये ध्यान रखिएगा। तो आप ये देखिए, इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन 2023, सिप्री की रिपोर्ट है। सिप्री क्या है? सिप्री एक स्वेडिश थिंक टैंक है, मतलब स्वेडिश बेस्ड एक संस्था है, जिसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हर साल इस रिपोर्ट को रिलीज करता है। इसमें पहले स्थान पर यूनाइटेड नेशन, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे रशिया, उसके बाद इंडिया और 5वां स्थान है सऊदी अरेबिया का। इंडिया ने इस साल 83.6 बिलियन डॉलर खर्च की, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज होस्टिंग द आर्चरी वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? पेरिस, शंघाई, टोक्यो या अबू धाबी? अगर मैं पेरिस की बात करूं, इस साल ओलंपिक्स नहीं होने हैं। ओलंपिक्स कहाँ होंगे? पेरिस में। पेरिस मतलब, पेरिस का अब मुझे पता है किस कंट्री की राजधानी है? शंघाई कहाँ पर है? चाइना। और यही आपका सही उत्तर है, शंघाई। आर्चरी वर्ल्ड कप कौन होस्ट कर रहा है? शंघाई। टोक्यो किस देश की राजधानी है? अबू धाबी किस देश में है, या अबू धाबी कहां पर है? यह है शंघाई, चाइना, जहां पर ये आर्चरी होगा। और दीपिका कुमारी के बारे में आप एक चीज जरूर देख लीजिए कि हमारे इंडिया की सबसे बेस्ट आर्चर कौन है इस टाइम की? दीपिका कुमारी, जो कि इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बहरहाल। और ये लीडिंग जो हमारा जो वुमेन्स गई हुई हैं इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने, उसमें से कुछ की तस्वीरें हैं। अदिति गोपीचंद स्वामी, ज्योति सुरेखा अन्ना एंड परनीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड गिवन बाय लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स? लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स द्वारा दिया गया स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? नोवाक जोकोविक, कार्लोस अल्काजार, रोजर फेडरर या जूड वेलिंगटन? उसका सही उत्तर है नोवाक जोकोविक, ये ध्यान गया। और इससे पहले रॉजर फेडरर इस खिताब को 5 बार अपने नाम कर चुके हैं। यार, जूड वेलिंगटन को भी इस पुरस्कार
दिया गया है, लेकिन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नहीं, इनको दूसरे कैटेगरी में इसमें अवार्ड दिया गया है लॉरेस वर्ल्ड स्पोर्ट्स द्वारा। नोवाक जोकोविक और रोजर फेडरर ये दोनों ही लॉन टेनिस के प्लेयर हैं और ये दोनों ही पांच बार इस खिताब को जीत चुके हैं। कार्लोस अल्काजार ये भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं सेम कैटेगरी के। तो आप ये देखिए किस किस को क्या मिला ध्यान से। स्पेनिश फुटबॉल स्टार एटाना बोनाटी को स्पोर्ट्समैन ऑफ द वुमेन का पुरस्कार दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। और लॉरेस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है जूड वेलिंगटन को। अगला क्वेश्चन है विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद टाटा पावर सोलर सिस्टम टू सपोर्ट सोलर एनर्जी एडॉप्शन अंडर द प्रधानमंत्री सौर घर मुफ्त बिजली योजना। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सौर ऊर्जा अपनाने का समर्थन करने के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ ये समझौता या भागीदारी की है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा या बैंक ऑफ इंडिया? इसका सही उत्तर है बी, इंडियन बैंक। रिसेंटली इंडियन बैंक ने साझेदारी की है टाटा के साथ ताकि रूरल एरियाज में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा मिल सके। और इसके लिए हर जो भी स्कीम के अंडर अप्लाई करेगा सौर ऊर्जा के लिए उसको 2 लाख की राशि दी जाएगी, वो भी सिर्फ 7% एनुअल इंटरेस्ट रेट पे। मतलब अगर आपने उनसे 2 लाख रुपए लिए, सिर्फ 14,000 रुपए आपको भरने पड़ेंगे साल में, बस, इससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और बड़े प्रोजेक्ट के लिए 6 लाख रुपए देने का भी इसमें वादा किया गया है।